नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ बात कोरोना की। जी हां, दुनिया में कोरोना वायरस का विस्फोट हुआ है। दुनिया में अब तक 1,46,00,000 संक्रमित हो गए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। बेहद बड़ा आंकड़ा दुनिया भर में अब कोरोना वायरस का हो चुका है। मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। करीब 1.5 करोड़ के आसपास संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो दुनिया भर में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। कई देश, ज्यादातर देश इस संक्रमण से प्रभावित हैं और हालांकि रिकवरी रेट भी बेहतर है, लेकिन अभी भी वो दर घटती हुई नजर नहीं आ रही। संक्रमण जिस रफ्तार से, जिस तेजी से बढ़ रहा है, पैर पसार रहा है पूरी दुनिया में, न केवल बड़े देश इसकी चपेट में हैं, छोटे छोटे देश, कम आबादी वाले देश भी कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं और थम नहीं रहा है। कुछ देशों ने जरूर काबू पाने की कोशिश की है और कह सकते हैं आप कि वो सफल होते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए भी करीब 125 से ज्यादा दवाइयों पर काम चल रहा है। अलग अलग स्टेजों में ये दवाइयां हैं। कुछ जो वैक्सीन है वो 3rd स्टेज में भी हैं, ज्यादातर दवाइयां 2nd स्टेज में। और देश के अंदर, भारत के अंदर भी कोरोना वायरस की वैक्सीन कई फार्मा कंपनियां बनाने में जुटी हुई हैं। लेकिन अभी तक किसी भी देश को या किसी भी बड़ी फार्मा कंपनी की विश्व को अभी तक पूरी तरीके से सफलता हासिल नहीं हो पाई। वहीं देश भर में अगर हम जिक्र करें तो 24 घंटे में 40,425 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। ये 24 घंटे का आंकड़ा है। 40,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। वहीं कोरोना से 24 घंटे में 681 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं देश में अब तक 27,497 मरीजों की मौत कोरोना वायरस के चलते हो चुकी है, जबकि देश में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 11 लाख के पार जा पहुंची है। देश में 11,18,043 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं और देश में कुल 3,90,459 एक्टिव केस हैं। अब तक 7,86,000 कोरोना मरीज ठीक भी हो चुके हैं। तो ये देश भर के आंकड़े हैं। दरअसल हर रोज नया आंकड़ा कोरोना संक्रमण का बनता हुआ 425 पिछले 24 घंटे में मामले सामने आए। मध्य प्रदेश का जिक्र कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़े अब डरा रहे हैं। अब तक 15,244 मरीज रिकवर हो चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कुल 23,131 कोरोना पॉजिटिव मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। और वहीं प्रदेश में 719 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत भी हो चुकी है, जबकि इंदौर में 6,155 और भोपाल में 4,524 केस अभी तक सामने आए हैं, रजिस्टर्ड किए गए हैं। जबकि धार में 21, देवास में 18, मंदसौर में 8, झाबुआ में 14 नए केस सामने आए हैं। वहीं भोपाल में आज 154 नए मामले सामने आए हैं। ये फिर रिकॉर्ड है आज का, 154 मामले। अभी तक कह सकते हैं कि एक दिन में इतने मामले राजधानी भोपाल से सामने नहीं आए। 154 रिकॉर्ड कोरोना संक्रमण के मामले आज भोपाल में और मध्य प्रदेश में 23,131। तो बड़ी खबर भोपाल से है। राजधानी में कोरोना विस्फोट, जहां कोरोना के 154 नए मरीज मिले हैं। ये नया आंकड़ा है, नया रिकॉर्ड है। राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण से जुड़ा हुआ 154 मरीज कोरोना संक्रमण के एक साथ सामने आए हैं। 154 लोगों की जो रिपोर्ट है वो कोरोना पॉजिटिव आई है। चिंताएं लगातार बढ़ती हुई। दरअसल अब राजधानी भोपाल में केवल पुराने भोपाल तक ही कोरोना सीमित नहीं रह गया है, बल्कि भोपाल के कई पॉश इलाके, नए भोपाल में भी लगातार कोरोना संक्रमण पैर पसार रहा है। इनमें अरेरा कॉलोनी, हबीबगंज, शिवाजी नगर, एमपी नगर, तमाम वो इलाके हैं जहां से अब कोरोना संक्रमण के मामले निकल रहे हैं। बात छत्तीसगढ़ की भी कर लेते हैं। रायपुर में भी कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में कोरोना के 5,407
नए मामले माफ कीजिएगा, टोटल या जो कुल मामले हैं वो 5407 अभी तक हो चुके हैं। हालांकि अभी तक 3775 जो कोरोना पेशेंट हैं वो रिकवर भी हो चुके हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या भी छत्तीसगढ़ में 1608 है। कोरोना से अब तक 24 लोगों ने छत्तीसगढ़ में दम भी तोड़ा है। ये कुछ राहत वाली बात जरूर है कि करीब 3775 लोग कोरोना संक्रमण होने के बाद रिकवर भी हुए हैं और 5407 मामले अभी तक कुल टोटल रजिस्टर्ड किए गए हैं। एक्टिव मरीजों का अगर हम जिक्र करें तो कुल एक्टिव मरीज अभी तक छत्तीसगढ़ में 1608 हैं। तो संक्रमण के मामले न केवल विश्व में डरा रहे हैं बल्कि देश में भी डरा रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी चिंता लगातार बढ़ा रहे हैं। 23,000 का आंकड़ा मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण का पार हो चुका है। बड़े शहर कहीं ज्यादा संक्रमित नजर भी आ रहे हैं। विकास सिंह हमारे साथ इंदौर से, प्रतीक अवस्थी जबलपुर से और पूजा हमारे साथ भोपाल से जुड़ रही हैं। पूजा, आज फिर रिकॉर्ड मामले राजधानी भोपाल से सामने आए। कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां से ये संक्रमण निकला है? कि प्रशांत, रोज दिन कोरोना के जो मरीज हैं उनके आंकड़े एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीते एक सप्ताह के आंकड़ों पर अगर हम रिकॉर्ड डालें तो दिन प्रतिदिन जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। और खास बात यह है कि इन आंकड़ों में अब किसी एक पर्टिकुलर एरिया से निकल करके मरीज सामने नहीं आ रहे हैं, बल्कि पूरे शहर की वो तमाम कॉलोनियां जो अब तक कोरोना संक्रमण से बची हुई थी वो भी अब इनकी चपेट में आती हुई दिखाई दे रही हैं। वो इलाके भी अब कहीं ना कहीं संक्रमित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुरुआती दौर में एक चुनिंदा हॉटस्पॉट हुआ करते थे जहां पर कोरोना के संक्रमित मरीज मिलते थे। उन एरिया पर प्रशासन की कड़ी नजर होती थी, वहां पर कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती थी, जिसके रिजल्ट्स में हम कह सकते हैं कि बीच में कुछ हद तक कोरोना संक्रमित का जो मामला था वो कंट्रोल भी हुआ था। लेकिन अब जब से अनलॉक फेज 2 की शुरुआत हुई है या फिर कहें कि अनलॉक की ही शुरुआत हुई है, तब से जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं वो 5 गुना तक बढ़ चुके हैं लॉकडाउन में जो आंकड़े मिलते थे उनकी तुलना में। और अनफेज ब्लॉक में जो जिस तरीके से संक्रमित मरीजों के मिलने का लगातार सिलसिला जारी है वो अब किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में बट करके नहीं रह गया है, बल्कि पूरे शहर को कवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें तमाम वो कॉलोनियां भी हैं, स्लम बस्तियां भी हैं, घनी आबादी वाले क्षेत्र भी हैं, पुराने इलाके भी हैं, नए इलाके भी हैं। यानी कह सकते हैं कि शहर के चारों तरफ अब कोरोना का जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि कोरोना का कहर लगातार शहर में जारी है। रोजाना के जो मरीजों के आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं वो एक नया रिकॉर्ड दिन प्रतिदिन बनाते हुए जा रहे हैं। और जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री लोगों की तलाशी जा रही थी, जिसके आधार पर उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया जा रहा था, वो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी अब काफी बड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। 3 गुना से वो 4 गुना और 4 गुना से 5 गुना होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब लोगों के मिलने जुलने का सिलसिला भी लगातार जारी हो चुका है और मिलने का जो सिलसिला है वो कुछ लंबा होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो संक्रमण है वो चेन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये चेन बिल्कुल गतिविधियां बढ़ी हैं, उसके बाद लोगों का आना जाना भी हुआ, लोगों का घरों से निकलना भी बढ़ गया और ये एक वजह है कि लोग ज्यादा एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं और संक्रमित कोई शख्स है तो बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित कर भी रहा है। रहिएगा पूजा। विकास, इंदौर की इस वक्त क्या स्थिति है? सबसे ज्यादा संक्रमित शुरुआती दौर में रहा। दूसरी तरफ एक प्रशासन की तरफ से बयान भी आया कि संक्रमण मेडिकल और सब्जी वालों से फैल रहा है। बिल्कुल प्रशांत, जिस प्रकार से संक्रमण ने शुरुआत से ही मिनी मुंबई में अपने पैर पसारे, वो लगातार बदस्तूर संक्रमण अभी भी जारी है। बीते 24 घंटे में 120 नए कोरोना के संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ साथ में जो आंकड़ा है वो यहाँ पर देखने को 5000 पार कर चुका है। इसके साथ गनीमत की बात माना जाए, अब तक लगभग 4000 से अधिक जो मरीज हैं वो स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। और जिस प्रकार से संक्रमण की बात की जाए तो निगम के एक अधिकारी की तरफ से ये औपचारिक तौर पर बयान सामने निकल कर आया कि अधिकतम जो संक्रमण है वो सब्जी मंडी और मेडिकल से ज़्यादा स्प्रेड हुआ है। तो कुल मिला के ये जो करियर है आसानी से लोगों को सब्जी मंडी से मिला कोरोना को और मेडिकल से मिला। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक प्रशासन के पास में कोई एक्शन प्लान नहीं है कि आखिर कैसे इस संक्रमण को रोका जाए, कैसे इस करियर को
रोका जाए, जिसके माध्यम से एक से दूसरे तक लगातार ये संक्रमण फैलता चला जा रहा है। तो अहम जो बिंदु है, अहम जो विषय है वो यही है कि इस पर सबसे पहले लगाम लगनी चाहिए कि कैसे इस पर पूरी तरीके से रोकथाम लगाई जा सके। हालांकि जिला प्रशासन शुरू से सख्ती की बात कर रहा है। जब शुरुआत के वक्त में संक्रमण ने अपने पैर पसारे थे, उस वक्त ही इंदौर कलेक्टर ने पूरी तरीके से लॉकडाउन किया था। ये लॉकडाउन का वक्त लंबा चला, लेकिन शुरुआती महज 1 या 2 दिन के लिए ऐसा भी शहर में हुआ कि जब पूरी तरह से सब्जियां और दूध की जो सप्लाई है उससे ठप कर दिया गया था। तो उस वक्त जो करियर को रोकने का प्रयास किया गया था वो आखिर अब तक थमा कैसे नहीं? प्रशासन की जो एक्शन प्लान है उस पर उसका कोई खास असर शहर में क्यों नहीं दिख रहा है? इन सब बिंदुओं पर बेहद काम करने की आवश्यकता है, चूंकि संक्रमण अभी भी शहर में वैसा ही बना हुआ है जो शुरुआती वक्त में था, या यूं माना जाए कि उससे अधिक देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब लॉकडाउन का आखिरी चरण था उस वक्त में लगभग 70 से 80 के आसपास मरीज शहर में मिला करते थे, लेकिन ये आंकड़ा आज के वक्त में चूंकि शहर खुल चुका है, बहुत सारी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं, परिवहन शुरू हो चुका है, तो ऐसे में संक्रमण एक से दूसरे तक लगातार फैल रहा है। लेकिन इसी की रोकथाम, इसी की शून्यता के लिए जिला प्रशासन को अधिकतम ध्यान देना होगा, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा अहम सहयोगी आम जनता को ही बनकर सामने आना होगा। क्योंकि जो गाइडलाइन जो है, कोरोना प्रोटोकॉल जो है, वो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है पालन करना होगा। सरकार या पुलिस केवल कोरोना संक्रमण से नहीं लड़ सकती है जब तक कि आम जनता का सहयोग इसमें ना मिले। रहेगा विकास। प्रतीक बने में प्रतीक, पिछले 24 घंटे में जबलपुर में भी कुछ नए मामले सामने आए हैं, और क्या स्थिति है, जो रिकवरी रेट है उसकी? देखिए, करीब 29 मामले बीते 24 घंटे में जो है यहाँ प्रशांत सामने आए हैं। कुल आंकड़ा 808 पर पहुंच गया है। अभी भी एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो 210 से ज्यादा बनी हुई है शहर में। बेशक लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, और आज देखा गया कि सावन की तीसरे सोमवार और सोमवती अमावस्या पर तमाम नर्मदा तटों पर जो स्नान दान पूजन पाठ है उसे प्रतिबंध लगा दिया, और किसी को भी वहां जाने तक की अनुमति नहीं दी गई। बैरिगेटिंग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 स्टेजेस पे की गई है ताकि कोई भी श्रद्धालु वहां एकत्रित ना हो और भीड़ न लगा सके। तो समझ सकते हैं कि आखिर संक्रमण के दायरे को देखते हुए जिस प्रकार से वो फैल रहा है उसके मद्देनजर रखते हुए प्रशासन कोई भी कोताही यहाँ पर बरतना नहीं चाह रहा है, और हर अव्वल दर्जे की यहाँ पर एहतियात बरत रहा है। तो बेशक प्रशासन नहीं चाहता कि जैसे हाल ग्वालियर में या भोपाल में या इंदौर में है, जो कि एक सबब बना हुआ है, उसको देखते हुए मद्देनजर रखते हुए जबलपुर संस्कार थाने में भी प्रशासन यही चाहता है कि आंकड़े की रफ्तार तो बेशक रुक नहीं सकती, लेकिन उसे थाम के रखा जाए, ज्यादा ना फैले, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। बीते 2 दिनों का लॉकडाउन भी यहाँ जबलपुर शहर में रहा है, तो प्रशासन सख्त है, यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा ये जो वायरस है उसको रोकने, उससे फैलने से रोका जा सके, और उसी के तहत जो प्रयास है वो भी जारी है। बिल्कुल, हर मुमकिन कोशिश यही कि फैलाव ना हो इस कोरोना संक्रमण का, लेकिन राजधानी भोपाल और खासतौर से आर्थिक राजधानी इंदौर अभी भी परेशानी का सबब बने हुए। हालांकि भोपाल में सख्तियां बढ़ती जा रही हैं, कुछ और ज्यादा गाइडलाइंस को सख्त किया जा रहा है। दूसरी तरफ इंदौर का जिक्र भी हो रहा था कि सब्जी और मेडिकल, तो मेडिकल स्वाभाविक है कि मेडिकल की बड़ी भूमिका होती है इस संक्रमण से लड़ने के दौरान, लेकिन सब्जियों का जरूर कह सकते हैं आपकी, जहां एक सब्जी की दुकान होती थी लॉकडाउन के ड्यूरेशन में या इस दौरान, उनकी संख्या कई गुना ज्यादा बढ़ गई। शुक्रिया विकास आपका, पूजा आपका भी, प्रतीक आपका भी धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद खबर जबलपुर से है। विधानसभा का सत्र स्थगित करने पर विवेक तनखा का बयान आया है। विधानसभा का सत्र स्थगित करने को लेकर उन्होंने इसे अलोकतांत्रिक बताया है। संविधान के अनुच्छेद 85 और 174 का हवाला दिया है विवेक तनखा ने। उनका कहना है कि 2 सत्रों के बीच 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता है। ये संविधान के मुताबिक नहीं है। अगर इससे ज्यादा का वक्त होता है तो विधानसभा के सत्र को स्थगित करने पर विवेक तनखा ने सवाल उठाए हैं। दरअसल सत्र को स्थगित करने को उन्होंने अलोकतांत्रिक करार दिया है। विवेक तनखा कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 85 और 174 का उन्होंने हवाला भी दिया है अपने इस बयान में। देश में कुछ ज्वलंत मुद्दे इस वक्त सामने आए हैं। उसमें से एक मुद्दा ये है कि क्या हम पार्लियामेंट और असेंबली के सेशंस कोरोना काल में इंडेफिनिटली स्थगित कर सकते हैं? मेरा कहना नहीं। संविधान के अनुच्छेद 85 और 174 में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि पार्लियामेंट या असेंबली की जो लास्ट सिटिंग होती है और अगली सिटिंग का पहला सिटिंग
के बीच में 6 महीने से ज्यादा अंतर नहीं हो सकता। ये किसी भी समझौते के द्वारा इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। पॉलिटिकल पार्टीज आपस के समझौते से भी इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज खुद कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करती है। ये इससे भी स्थापित होता है कि पार्लियामेंट खुद भी अगस्त के महीने में रिज्यूम होने की बातचीत चल रही है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अमेरिका का सीनेट कोरोना काल में, जबकि अमेरिका हमसे ज्यादा इंपैक्टेड है, बाकायदा चल रहा था। चाहे वर्चुअल चलता है या एक्चुअल चलता है, पर चलता है। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, चूंकि सत्र इस पर बैठक भी हुई थी, सर्वदलीय बैठक की बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए, संक्रमण की वजह से टाल दिया गया, स्थगित कर दिया गया, लेकिन अब हवाला दे रहे हैं संविधान का विवेक तनखा। और स्वाभाविक है कि संविधान में इन धाराओं के तहत वर्णित भी है कि जो 2 सत्रों के बीच का समय होना चाहिए वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या विकल्प हैं फिर ऐसे? देखिए बिल्कुल प्रशांत, चाहे हम संसद सत्र की बात करें या विधानसभा सत्र की बात करें, अनिश्चितकालीन तक स्थगित करने के जो फैसले को उन्होंने कहीं ना कहीं संविधान के विपरीत बताया, संवैधानिक करार दिया। और संविधान के अनुच्छेद 85 और 174 का भी उन्होंने जिक्र अपने बयान पर दिया, अपनी टिप्पणी में दिया। उनका स्पष्ट कहना है कि 2 सत्रों के कार्यकाल, 2 सत्रों के बीच का जो समय है वो 6 महीने से अधिक का नहीं हो सकता। बेशक कोरोना संकट काल चल रहा है, लेकिन उन्होंने इस बीच भी अमेरिका का उदाहरण दिया कि किस तरीके से वो वैसा देश है जो सबसे ज्यादा संक्रमित है, कोरोना के सबसे ज्यादा मामले उस देश में, इसके बावजूद भी वहां पर संसद चल रही है। बेशक वर्चुअल तरीके से भी एक तरीका अपनाया जा सकता है सत्र को चलाने का, लेकिन एक अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करना कहीं ना कहीं संविधान के विपरीत है। उन्होंने ये भी कहा कि संसद हो या विधानसभा हो, सभी जो है अगर देखा जाए तो संविधान के अधीन ही है, उसके तहत ही चलते हैं, और उसके विपरीत जाकर के इस प्रकार का फैसला जो है वो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। तो बेशक एक टिप्पणी, एक बतौर न्यायविद होते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता होते हुए उन्होंने ये टिप्पणी की है और अपना बयान जो है वो सोशल मीडिया पर भी जारी किया है। अब बेशक इस बयान के बाद क्या हरकत में आता है, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात कर लें या फिर दिल्ली की बात कर लें, ये देखना होगा। प्रशांत जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो विवेक तनखा कह रहे हैं कि 6 महीने से ज्यादा तक आप सत्र को नहीं टाल सकते, ये असंवैधानिक होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।